कक्षा 12 विषय व्यवसाय अध्ययन पाठ 4 अभिप्रेरणा अर्थ परिभाषा आवश्यकता एवं महत्व। अभिप्रेरणा के सामान्य अर्थ में हम पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा का संबंध मानव से होता है। मानवीय संसाधनों का कुशलतम और श्रेष्ठतम उपयोग करना एक संस्था का उद्देश्य होता है। मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना एक चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने या न करने के प्रति चिंतन और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में केवल मनुष्य ही सजीव और गतिशील होता है। अतः संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनुष्य की कार्य करने की इच्छा को प्रभावित करने के लिए अभिप्रेरणा नितांत आवश्यक है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और उसके द्वारा किए गए कार्य निष्पादन में जो अंतर होता है उसको न्यूनतम करने का कार्य करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। प्रबंध एक नवोदित विषय है और अभिप्रेरणा प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके संबंध में नई विचारधाराओं की उत्पत्ति और इसके कार्य विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विचारकों ने विविध प्रकार से इसे परिभाषित किया है। स्टैनले वेंस के अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। इसी परिभाषा के संदर्भ में कुंट्ज और ओडोनेल ने कहा है कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अभिप्रेरणा को परिभाषित किया है और उन परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर कहा जाता है कि अभिप्रेरणा प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है और जिसके लिए व्यक्ति कार्य करने को तत्पर हो, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपना अधिकतम योगदान प्रदान करे। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इसमें सबसे पहली इसकी विशेषता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि अभिप्रेरणा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि प्रबंधकीय कार्य भी माना जाता है। इसलिए इसमें प्रबंधकीय कार्यों में सभी जगह इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा इसका जो विशेषता है वो है यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका संबंध मनुष्य से है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक अवधारणा बोला है। तीसरी इसकी विशेषता यह है यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है, यानी कि अभिप्रेरणा का संबंध मानव से है और उसमें मानव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अभिप्रेरणा की जाती है, अभिप्रेरणा दी जाती है, इसलिए यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि मानी जाती है। चौथा जो इसकी विशेषता है वो है अभिप्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जा सकता है। चूँकि जितने भी संसाधन जो काम में लिए जाते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में, उनमें एक मानव ही सजीव प्राणी जो है वो है और अन्य संसाधनों को भी संचालित मानव के द्वारा ही किया जाता है
और मानव को ही अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। 5वीं इसकी विशेषता है अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियां होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की सोच, उसका चिंतन, दृष्टिकोण अलग अलग होता है कार्य के प्रति, इसी प्रकार से उसको अभिप्रेरित करने के लिए भी अलग अलग विधियां काम में लाई जाती हैं। सामान्य अर्थों में यदि हम कहें तो विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का वर्ग होता है, तो सभी वर्ग को ध्यान में रख कर अभिप्रेरणा की विधियों को एक प्रबंधक द्वारा काम में लिया जाता है। 6ठी विशेषता इसकी है अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। एक कर्मचारी को अगर उसकी क्षमताओं के अनुसार काम मिलता है, उसकी रुचि के अनुसार काम मिलता है, तो वह उस कार्य को कुशलतापूर्वक निष्पादित करता है। चूँकि ये भी एक अभिप्रेरणा का पार्ट है कि व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाए और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, इसलिए यह मतलब संतुष्टि का कारण नहीं माना है, इवन यह एक परिणाम प्राप्त करने की क्रिया है। और 7वीं इसकी विशेषता है यह व्यक्तियों की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। जैसे कि कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाता है तो वह अपनी दुगनी क्षमताओं के साथ, दुगनी कार्यकुशलता के साथ काम को करता है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए तत्पर कर देता है। और 8वीं इसकी विशेषता है अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। मनोबल और अभिप्रेरणा में भिन्नता बताई गई है। चूँकि अभिप्रेरणा आंतरिक इच्छा होती है और मनोबल जो है वो दूसरों के द्वारा बढ़ाया जाता है, इसलिए यह जब तक व्यक्ति खुद प्रेरित होकर कार्य नहीं करता तब तक हम उसे अभिप्रेरणा का नाम नहीं दे सकते, इसलिए इसको मनोबल से भिन्न माना है। 9वीं इसकी विशेषता है अभिप्रेरण में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं होता। मानवीय पहलू से संबंधित होने के कारण इसमें अभिप्रेरणा में एक व्यक्ति जो कि संपूर्ण रूप से अभिप्रेरित बताया गया है, क्योंकि उसकी सोचने समझने, उसकी आवश्यकताओं आदि पर कार्य किया जाता है, उसके पूरा अध्ययन करके अभिप्रेरणा का कार्य किया जाता है। इसलिए प्रबंधक का ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसीलिए इसमें उसको पूर्ण रूप से अभिप्रेरित किया जाता है। वह अपने दिल, दिमाग और सबके साथ उस कार्य को करने के लिए तत्पर होता है। यह एक प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम दोनों है। 10वीं इसकी विशेषता बताई गई है, चूँकि प्रबंध नवोदित विषय माना है और नवोदित विषय के अनुसार यह एक प्रबंधकीय कार्य भी बताया गया है, इसलिए प्रबंधकीय कार्यों की संपूर्ण सफलता जो है अभिप्रेरणा पर टिकी होती है, क्योंकि नियोजन से लेकर संगठन तक के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों में प्रबंधक को अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह एक प्रबंधकीय सफलता का कारण भी माना जाता है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही सजीव और सक्रिय साधन है और अभिप्रेरणा के माध्यम से ही मनुष्य को सक्रिय और गतिशील बनाए रखा जा सकता है। यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेरित होकर कार्य करने हेतु तत्पर हो जाएं, तो उत्पादन के अन्य साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग और संगठन की लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से संभव हो सकती है। इसीलिए अभिप्रेरणा के महत्व को दृष्टिगत करते हुए फ्रांसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय माना है। यदि किसी उपक्रम के कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो उनकी योग्यता और कार्यक्षमता में निरंतर ह्रास होता जाएगा। यह एलन ने लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। उपरोक्त बातों से हमें इसकी आवश्यकता और महत्व का कुछ भान जान पड़ता है।
अभिप्रेरणा के महत्व का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लें कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन जो है सदैव से ही जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा है, साथ ही साथ रहस्यमय भी रहा है। अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों की इस चुनौतीपूर्ण व्यवहार और इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों, उनकी आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रेरणाओं आदि को समझकर उनके व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाया जा सकता है और वो सिर्फ इसी के माध्यम से किया जा सकता है। आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते हो। अभिप्रेरणा के महत्व के बिंदु को स्पष्ट करने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि हम वास्तव में किसी के व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ मूल्य चुकाकर हम उसको रख सकते हैं, लेकिन उसकी पहलपन, उसकी उत्साह, उसकी वफादारी को हम तब तक नहीं खरीद सकते या तब तक हम नहीं उपयोग में ले सकते जब तक वो स्वयं ना चाहे। तो इसके महत्व के बिंदुओं को सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसका महत्व का जो पहला बिंदु है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। जो भी संस्था के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति में सहायता कराता है अभिप्रेरण। चूँकि अभिप्रेरित व्यक्ति ही अपनी आंतरिक इच्छा से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने को तत्पर हो जाता है, तो संस्था में निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। इससे संस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्था के पास प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, गुणवत्ता किस्म का माल, श्रेष्ठ आधुनिक तकनीक और अन्य संसाधन भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ये सब तब तक बेकार रहते हैं जब तक उसके पास अभिप्रेरित कर्मचारी नहीं हो। इसलिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में भी अभिप्रेरणा सहायक है। दूसरा इसका बिंदु है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा जो है उसके द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके उसके कार्य की महत्ता या उपादेयता का विश्लेषण किया जाता है। कर्मचारियों में कार्य संतुष्टि को बढ़ाया जाता है और यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं की जाएगी तो वह कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगा। इसलिए अभिप्रेरणा के माध्यम से यह कार्य भी पूर्ण किया जाता है। तीसरा जो इसका बिंदु है, संसाधनों का सदुपयोग। संस्था के मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग हेतु कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाना आवश्यक है। संस्था में अन्य संसाधन जो कि निष्क्रिय और निर्जीव है, किंतु उनका उपयोग तभी संभव होगा जब सक्रिय संसाधन जो कि मानव है वह अभिप्रेरित होकर काम करेगा। चौथा है मनोबल में वृद्धि। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है। आपको इसकी विशेषताओं में बताया गया था कि मनोबल से अभिप्रेरणा भिन्न होती है, किंतु मनोबल को बढ़ाने में भी अभिप्रेरणा सहायक हो सकता है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकता की पूर्ति होती है और उसकी मानसिक संतुष्टि भी उसे प्राप्त होती है और मानसिक संतुष्टि के परिणाम स्वरूप ही कर्मचारी का व्यवहार और प्रवृत्तियाँ संस्था के अनुकूल बनती है। यह एक संस्था को जान लेना आवश्यक है। यदि वह यह जानकर इसका अध्ययन करके काम करता है तो वह अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, समय समय पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तभी जाके वह संस्था उत्तरोत्तर विकास करती है। और पांचवा जो इसका बिंदु है वह है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अभिप्रेरणा श्रमिकों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है, चूँकि श्रमिक मूलतः एक मनुष्य है और हमेशा एक मनुष्य सम्मानजनक मानवीय व्यवहार की अपेक्षा करता है।
इसलिए अभिप्रेरणा से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग और विश्वास पनपता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन में निराशा, विश्वास, हताशा, हड़ताल, तालाबंदी आदि जैसी जो समस्याएं हैं वह बार बार नहीं आती हैं। छठा जो इसका बिंदु है, कर्मचारियों में अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। अभिप्रेरित कर्मचारी अपने कार्य और वातावरण से संतुष्ट होते हैं और कार्य और लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना एक सकारात्मक सहयोग है वह देते हैं। इससे उनकी अनुपस्थिति दर में कमी आती है। कर्मचारी स्थायी रूप से संस्था में बने रहते हैं, जिससे श्रम आवर्तन दर में भी कमी आती है। सातवां इसका बिंदु है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंधकीय विभिन्न कार्य जैसे कि नियोजन, संगठन, समन्वयन, निर्देशन, नियंत्रण आदि को संपन्न करने में भी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसकी आवश्यकता होती है। आठवां इसका बिंदु है परिवर्तनों में सुविधा। सामान्यतः कर्मचारी जो होते हैं वह परिवर्तनों का विरोध करते हैं, नकारात्मक सोच होती है उनकी परिवर्तनों के प्रति, क्योंकि वह अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित मानते हैं। जब संगठन में कोई विशेष बड़ा परिवर्तन होने जा रहा होता है तब जो पुराने कर्मचारी हैं वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में अभिप्रेरणा उनकी नकारात्मक चिंतन को सकारात्मक चिंतन में परिवर्तित करने का काम करती है और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। नवा बिंदु है समूह भावना का विकास। अभिप्रेरणा की क्रियान्विति से कर्मचारी संतुष्ट एवं लाभान्वित होते हैं और इन भावनाओं के से उत्पन्न संगठन में समूह भावना पनपती है, जिससे संस्था में उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 10वां इसका बिंदु है संस्था ख्याति में वृद्धि। जहाँ पे कर्मचारी संतुष्ट होकर काम करते हैं वहाँ पे संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। व्यावसायिक जगत में उसकी ख्याति में 4 चांद लग जाते हैं। कर्मचारी ऐसी संस्था में कार्य करना पसंद करते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं का पूरा ध्यान रखा जाए, उनको खुश रखने का प्रयास किया जाए। 11वां है व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी। EFL ब्रीच ने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी है तथा निष्पादित रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी प्रबंधकीय कार्यों में अभिप्रेरणा की क्रियान्विति अभिप्रेरणा की तकनीकें। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न साधनों और विविध तकनीकों को काम में लिया जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इन तकनीकों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीकें कर्मचारियों को अभिप्रेरण देने में वित्तीय रूप से सहायता देती हैं। प्रबंधक विचारकों की सर्वसम्मति से इन तकनीकों के महत्व को स्वीकार किया गया है। वित्तीय तकनीकों का संबंध मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरण से है। सभी जानते हैं कि वित्त से व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी सामाजिक और विलासिता की आवश्यकताएं भी पूर्ति की जा सकती हैं। वित्तीय तकनीकों में उच्च वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि और अनेक प्रकार के अन्य आकर्षण जो है आर्थिक रूप से कर्मचारियों को दिए जाते हैं। दूसरा है अवित्तीय तकनीकें। अवित्तीय तकनीकों में धन या मुद्रा का कोई लेना देना नहीं होता, अर्थात उससे कोई संबंध नहीं होता। ये मनोवैज्ञानिक तकनीकें मानी जाती हैं। व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, सामूहिक और वैयक्तिक। वैयक्तिक अवित्तीय तकनीकों में
व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर, कार्य विस्तार आदि को शामिल किया जाता है। जबकि सामूहिक अवित्तीय तकनीक में समूह चर्चा, सहभागिता, सम्मेलन एवं सभाएं, सामूहिक प्रशिक्षण सम्मिलित किए जा सकते हैं। अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकों में कुछ प्रमुख तकनीकों का वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहली है पद एवं सुरक्षा। कर्मचारियों को निरंतर स्थायी रूप से कार्य उपलब्ध कराकर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। सेवा सुरक्षा में कर्मचारी में छटनी, सेवा मुक्ति आदि की जोखिम से मुक्त हो जाता है और उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्मचारी उच्च पदों को प्राप्त करना चाहता है तथा वर्तमान पद को बनाए रखना चाहता है। यह सुविधा प्रदान करके भी उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। दूसरा है प्रशंसा और सम्मान। कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निश्चित समय में पूर्ण कर लेने पर उनकी सार्वजनिक रूप से जो प्रशंसा की जाती है उससे वे अभिप्रेरित हो जाते हैं और उनको एक उपयुक्त अवसर पर उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की प्रशंसा और सम्मान करने से उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और मनोबल की बढ़ोतरी होती है। इससे कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन बनी रहती है, संस्था के प्रति विश्वास बना रहता है और उत्साहित होकर वे कार्य करते रहते हैं। तीसरा इसका बिंदु है प्रबंध में सहभागिता। संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों और लक्ष्य व्यूह रचनाओं, नीति निर्धारण आदि निर्णयों में यदि कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित कर ली जाए तो ये भी एक अभिप्रेरणा का कार्य रहता है। इससे उनमें उत्तरदायित्व और सृजनशीलता की भावना का विकास होता है। संस्था के प्रति अपनत्व की भावना उनमें बढ़ जाती है। निर्णयों में सहभागिता लेने से उनकी नैतिकता भी बढ़ती है, साथ ही साथ उनको लक्ष्यों की प्राप्ति भी सरलता से मिल पाती है। चौथा जो इसका बिंदु है वो है प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। अच्छा नेतृत्व संस्था के प्रति, मानव के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि तथा निरीक्षण कार्य में उनके साथ सद्व्यवहार करता है, जिससे श्रम संबंधों में मधुरता आती है। अच्छा नेतृत्व कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि जागृत करता है। अभिप्रेरणा के कार्य से पर्यवेक्षण की भूमिका भी जो है वो निभाई जा सकती है, क्योंकि इस दौरान वह अभिप्रेरित भी करता है और एक अच्छा पर्यवेक्षक भी बन सकता है। पांचवा जो इसका बिंदु है वो है अधिकार प्रत्यायोजन। कई बार कर्मचारियों को केवल उत्तरदायित्व ही ना देकर कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन भी उन्हें किया जाना चाहिए। कई बार प्रबंधकों को अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार कर्मचारी को दिए जाने चाहिए। इससे उसके अंदर उत्तरदायित्व के साथ साथ कर्तव्य पूरा करने की भावना भी पनपती है और उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रत्यायोजित करके अभिप्रेरित कर सकते हैं। उनके अधिकार प्रत्यायोजन से उनमें विश्वास जागृत होता है, कार्य करने की भावना प्रोत्साहित होती है। इसलिए ये दोनों में अधीनस्थों की कार्यक्षमता में भी इससे क्या होता है कि वृद्धि होती है। जो छठा इसका बिंदु है वो है कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन एक उपयोगी उपाय माना गया है। एक व्यक्ति को कार्य सौंपने के बजाय समूह के कई कार्य सौंप दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारी कार्य संपादन के दौरान सामाजिक संबंधों की स्थापना भी कर लेते हैं और कार्य में परिवर्तन से कर्मचारियों को एक निश्चित समय अंतराल में कार्य परिवर्तित किया जाता रहता है ताकि उनकी कार्य के प्रति रुचि बनी रहे, नीरसता में कमी आए।
7वां इसका बिंदु है समूह चर्चा। समूह चर्चा के तहत कर्मचारियों में एक विशेष वर्ग या समूह के साथ सामयिक विषयों पर मंथन किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारी को अपने विचार रखने का अवसर मिलता है और उनके विचारों को यदि सम्मान मिलता है तो इससे उनके अंदर विचार रखने की एक जो उनकी क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। इस विधि से कर्मचारियों में आत्मविश्वास और ज्ञानार्जन जो है वो बढ़ जाता है। 8वां इसका बिंदु है विकास के अवसर। योग्यता और कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे कि कई बार कर्मचारी कारण विशेष के रहते अब समय पर अपनी जो शिक्षा है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें मजबूरीवश काम करना पड़ता है, तो ऐसे में उनके विकास के अवसर उन्हें दिए जाने चाहिए। ऐसा करके भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। 9वां बिंदु है प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियाँ। संस्था में कर्मचारियों के योग्य व दक्ष होने के बावजूद भी पूर्ण मनोयोग के साथ वे कार्य नहीं करते, उनमें एक नीरसता बनी रहती है। ऐसे में प्रबंधकों को अभिप्रेरणा के कार्य के दौरान प्रतिस्पर्धाओं का एक आयोजन करना चाहिए, उन्हें चुनौतियां देनी चाहिए। कर्मचारी संस्था के पूर्व रिकॉर्ड्स को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएं, इस हेतु उनमें अभिप्रेरित करना चाहिए और जो भी प्रतियोगिता में विजयश्री का वर्ण जो करता है उस कर्मचारी को सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे वातावरण से कर्मचारियों में उत्साह बना रहता है, संगठन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बना रहता है, लोगों में कार्य के प्रति रुचि रहती है। स्वस्थ वातावरण। कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण रहने से कर्मचारी संतुष्ट रहता है और संतुष्ट कर्मचारी जो है उपक्रम के लिए अधिक मेहनत और मनोयोग के साथ काम करता है। संगठन में कार्यस्थल की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। कर्मचारी अपने कार्य के दौरान या कार्य के पश्चात जहां आराम करता है उसे ऐसे स्थान का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए।